नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान अध्याय 19 भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संघीय व्यवस्था या संघवाद है वो क्या होता है। संघवाद का अर्थ है, अगर हम आसान शब्दों में संघवाद का अर्थ समझे तो इसका अर्थ है कि भारत में या किसी देश में दो प्रकार की सरकारों का कार्यरत होना, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारों का कार्यरत होना, और संविधान के द्वारा दोनों प्रकार की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा करना ताकि विवाद हो तो उनका समाधान है वो किया जा सके। वही संघवाद की एक आसान और सरल परिभाषा है। तो सबसे पहले मित्रों शुरुआत करते हैं संघवाद के बारे में। संघवाद एक शासन प्रणाली का नाम है जिसमें दो सरकारें होती है और उन दोनों द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। संघवाद में शासन का संचालन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जैसे कि मित्रों हमने पहले ही बात की थी कि संघवाद में दो प्रकार की सरकारें कार्यरत होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें, और दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संघीय शासन संघवाद का निर्माण है वो दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार है संघवाद के इस प्रकार में सभी राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, जैसे अमेरिका। और दूसरा प्रकार है संघवाद के दूसरे प्रकार में शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए देश को अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाता है, जैसे भारत। तो मित्रों संघवाद है वो दो प्रकार से होता है। एक प्रकार में तो क्या होता है कि छोटे छोटे या बाकी राज्य मिलकर एक देश का निर्माण कर देते हैं और वहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, इसका उदाहरण है अमेरिका। दूसरा जिसमें कोई विशाल देश है और तो प्रशासनिक कुशलता या शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए उस देश को छोटे छोटे टुकड़ों या राज्यों में बांट दिया जाता है, वो संघवाद का दूसरा प्रकार। इसका उदाहरण है अपना भारत, जैसे वर्तमान में अपने भारत को बांटा गया है। वर्तमान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा तथा भारत है जैसे देश है वो सफल संघीय देश माने जाते हैं, यानी इन देशों में संघवाद है वो सफल हो चुका है। अब मित्रों बात करते हैं भारत में संघीय शासन व्यवस्था संघवाद के बारे में कि भारत में संघवाद को कैसे अपनाया गया है। भारत में संविधान के तहत संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। हालांकि संविधान में संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। अपने भारत में संघवाद को अपनाया तो गया है, लेकिन भारतीय संविधान में संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ है ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत में दो प्रकार की सरकारें कार्य करती है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें। ये हम सबको पता है कि भारत में जो सरकारें काम करती है वो दो प्रकार की होती है, एक है केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकारें। जिस समय भारत में संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में एक केंद्र सरकार थी तथा 14 राज्य सरकारें थी। हम बात कर रहे हैं 1950 की कि 26 जनवरी 1950 के समय जिस समय हमारे देश में संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे देश में एक केंद्र सरकार थी तथा 14 राज्य सरकारें थी। इसका मतलब 14 राज्य उस समय थे 1950 में। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिस समय देश में संविधान लागू हुआ था उस समय 14 राज्य ही थे, तो 14 राज्य सरकारें कार्य कर रही थी और एक केंद्र सरकार। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व या प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है उसके क्या क्या प्रमुख तत्व या क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता या पहला तत्व है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है वो 3 सूचियों के द्वारा किया गया है। हमारे संविधान के जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर अनुच्छेद 246 के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है वो 3 सूचियों के द्वारा किया गया है। सबसे पहला आती है संघ सूची, उसमें 97 विषय आते हैं और जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है, यानी इन 97 विषय पर केवल कानून बनाने का जो कार्य करेगी वो केंद्र सरकार करेगी, और ये 97 विषय आते हैं संघ सूची में। दूसरी सूची आती है राज्य सूची, इस सूची में 66 विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार है वो केवल राज्य सरकारों को प्राप्त है। फिर तीसरी सूची आती है समवर्ती सूची, इस समवर्ती सूची में 47 विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों को प्राप्त है, लेकिन जब केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया कानून ही मान्य होता है।
दोस्तों जो तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें 47 विषय आते हैं, इन 47 विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए कानून के ऊपर तो अंत में जो कानून माना जाएगा वो केंद्र सरकार का कानून ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में संविधान के द्वारा 3 सूचियों के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, इसमें जो विषय आते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची, इसमें जो विषय आते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची, इसमें जो विषय आते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन अगर कल परसों कोई विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून है वही मान्य होगा। इस प्रकार 3 सूचियों के द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और इन शक्तियों के बंटवारे को देखकर हमें लगता है कि राज्य सरकारों की अपेक्षा है वो केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। जब इन 3 सूचियों के द्वारा हम शक्तियों का बंटवारा देखते हैं तो हमें पता लगता है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा है वो ज़्यादा शक्तिशाली या मजबूत बनाया गया है। उसके पीछे भी कई कारण हैं जो आने वाले समय में हम पढ़ेंगे, या कल जो अपना इसका भाग 2 जब हम अपलोड करेंगे उसके अंदर भी पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार को है वो राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली या मजबूत क्यों बनाया गया है। दूसरा इसका आधारभूत तत्व आता है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी भी संघ व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है, और इसी से विधि का शासन है वो स्थापित होता है। किसी भी देश में या किसी भी संघ शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विवादों का समाधान भी संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। जब कभी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का समाधान भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तीसरा भारतीय संघीय व्यवस्था का आधारभूत तत्व है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें हैं वो दोनों ही संविधान से ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, और हमारे संपूर्ण देश में एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। मित्रों, हमारे देश में जो सर्वोच्च माना गया है, कई लोग मानते हैं कि हमारे देश में सर्वोच्च संसद को माना गया है, लेकिन नहीं, हमारे देश में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। और हमारी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों सरकारें हैं वो अपनी शक्ति भी है वो संविधान से ही प्राप्त करती है, और हमारे देश में एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। राज्यों के लिए अलग से संविधान नहीं बना हुआ, एक ही संविधान है। उसी संविधान से केंद्र सरकार भी शक्तियां प्राप्त करती है और उसी संविधान से राज्य सरकार भी अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। और चौथा इसका जो आधारभूत तत्व आता है भारत की संघीय व्यवस्था का, वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ एक ही नागरिकता का होना। हमारे देश में एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत की विशालता के कारण और भविष्य में भारत के टुकड़े नहीं हों इसको रोकने के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, और भारत में जो नागरिकता देने का काम है वो केंद्र सरकार करती है। मित्रों, हमारे देश में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारत की अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके और आगे जाके भविष्य में भारत के टुकड़े नहीं हों। इसलिए भारत में भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, और भारत में जो नागरिकता देने का कार्य करती है वो केंद्र सरकार करती है। यह अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया। जबकि अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां पर आप रहते हो तो आपको वहां पर अमेरिका देश की नागरिकता लेनी पड़ती है, उसके बाद में आप अमेरिका के जिस राज्य में रहते हो उस राज्य की आपको अलग से नागरिकता लेनी पड़ती है। इस प्रकार से अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अपने भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है, और भारत में नागरिकता देने का कार्य करती है केंद्र सरकार। फिर इसके जो पांचवा आधारभूत तत्व है वो है संसद में राज्यों का सदन, जिसको हम कहते हैं राज्यसभा। भारतीय संघवाद को मजबूत करने के लिए संसद में राज्यों के सदन राज्यसभा को स्थापित किया गया है, और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधि है वो चुनकर आते हैं। हम सबको पता है कि संसद के जो 2 सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, तो राज्यसभा को माना जाता है कि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो करती है। इसलिए संघवाद को मजबूत बनाने के लिए संसद में राज्यसभा की व्यवस्था की गई है, और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कुछ प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, और उन प्रतिनिधियों की जो संख्या है वो डिपेंड करती है कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है। जैसे हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान से जो राज्यसभा के सांसद चुन के जाते हैं उनकी संख्या 10 है, लेकिन कई राज्यों में इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो जो संख्या डिपेंड करती है वो संख्या डिपेंड करती है उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर। फिर मित्रों हम बात करते हैं 6 नंबर आधारभूत तत्व राज्यपाल के पद के बारे में।
राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, लेकिन कई बार राज्यपाल के पद को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य विवाद भी हुआ है। मित्रों, हम सबको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल है वो किसी भी राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि या राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है कि राज्यपाल के पद को लेकर कई बार केंद्र सरकारें तथा राज्य सरकारें आमने सामने हो चुकी है। वर्तमान का एक सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को लेकर कई बार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि जो केंद्र सरकार के जो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के जगदीश धनखड़, वो है कई बार राज्य सरकार को कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। तो कई बार ये राज्यपाल का जो पद है वो विवाद का मुद्दा बन चुका है। फिर मित्रों, हम बात करते हैं 7 नंबर आधारभूत तत्व, केंद्र सरकार का शक्तिशाली होना। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र को और अधिक मजबूत बनाया गया है। हमारे संविधान के कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे लगता है कि केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारे केंद्र सरकार को राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए बनाया गया है ताकि भारत की अखंडता और सुरक्षा है वो बनी रहे। हमारे संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको देखकर लगता है कि हमारी जो केंद्र सरकार है उसको राज्य सरकारों की अपेक्षा है वो ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।